सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य दिन ब दिन गहराता हुआ चला जा रहा है। कई तरह के सवाल हर रोज सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इन सब के बीच आज तक को सुशांत की एक एक्सक्लूसिव डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं और कुछ अति महत्वपूर्ण बातें, जिसको जानने के बाद बार बार सवाल यही उठ रहे हैं कि 2020 को लेकर तो सुशांत के पास बहुत सारी प्लानिंग थी। 2018 और 19 में वो प्लानिंग बाकायदा सुशांत ने पन्नों पर उतारी थी, उकेरी थी। फिर 2020 में आखिर वो खुदकुशी जैसा कदम कैसे उठा सकते हैं, जिस तरह के सवाल बार बार परिवार की ओर से उठाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे अब इस पूरे मामले में आगे किस तरह से जांच जारी है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के पन्नों से खुलेगा राज। आज तक के पास सुशांत की डायरी के एक्सक्लूसिव पन्ने। 2019 में सुशांत ने डायरी में बनाया 2020 का रोड मैप। जितना उम्दा कलाकार, उससे भी ज्यादा दूरदर्शी प्लान। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिस डायरी के पन्नों को देख रहे हैं, ये फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के पन्ने हैं। 1 साल पहले की ये डायरी है। इनमें बहुत कुछ है। सुशांत की आने वाली फिल्म कैसी होगी, फिल्म में सुशांत की भूमिका कैसी होगी, फिल्म की नायिका से सुशांत के रिश्ते कैसे होंगे और अभिनय की धार कैसी होगी। He was very clear in his mind. उसके 5 साल के गोल्स होते थे। मैंने वो डायरियां देखी हैं जो हमने 5 साल पहले लिखी और 5 साल बाद में वो डायरी देखी और वो सारी चीजें वो कर रहा है। लेकिन इससे कहीं आगे इस डायरी में सुशांत सिंह राजपूत की फॉरवर्ड प्लानिंग है। और 2019 में सुशांत ने यह प्लान बना लिया था कि 2020 उनके लिए कैसा होगा। उसमें जिंदगी की आशा है, खुदकुशी वाली निराशा नहीं। ऐसा एक लड़का जो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इतना बैलेंस्ड है, इतना अपना करियर ओरिएंटेड है, उसे पता है उसको क्या चाहिए और पता होने के बाद आपको वो चीज मिल रही है क्योंकि आप उस प्लान पे इतना अच्छे से चलते हो। तो ऐसा लड़का सडनली ये स्टेप ले ले और ये सब जगह बोल दिया जाए, ये नॉट रियली, माय ब्रेन इज नॉट रियली एक्सेप्टिंग इट। आई मीन ऐसा नहीं हो सकता। अदाकारी सुशांत का शगल थी। उसने उसमें 2020 के लिए पहला हिस्सा जोड़ा हॉलीवुड। यानी सुशांत का इरादा बॉलीवुड की कामयाबियों से आगे हॉलीवुड तक जाने का था। दूसरा हिस्सा जोड़ा बॉलीवुड मार्केटिंग। इससे साफ होता है कि बॉलीवुड में अपने पांव जमा कर रखने का उनका इरादा था। उसका दूसरा हिस्सा प्रोडक्शन हाउस बनाने का था, लेकिन उसको काट कर लिखा क्रिएटिव। उसमें कंटेंट पर काम करने पर जोर था। इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया, जिसमें आइडिया डेवलपमेंट की बात है, जिसके लिए अच्छे राइटर्स पर जोर है। दूसरी तरफ प्रोडक्शन हाउस में अनुभवी लोगों पर जोर है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के ये पन्ने एक ऐसे जिंदा दस्तावेज हैं जो उन्हीं की लिखावट में बता रहे हैं कि कितना जोश, उत्साह और व्यवस्थित तरीके से वो अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते थे। साल 2020 के लिए ये प्लान 2020 था सुशांत सिंह राजपूत का। उस हौसले का प्लान था जो अपने आप को हॉलीवुड तक में देखना चाहता था। उस हौसले का प्लान था जिसके जरिए सुशांत सिंह राजपूत पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहते थे। स्क्रिप्ट राइटर्स की एक पूल बनाना चाहते थे, बेहतरीन फिल्में करना चाहते थे। साल दर साल अपनी प्लानिंग के जरिए कैसे वो अपने करियर को उस मकाम तक ले जाएं ताकि पूरी दुनिया उनकी तरफ देखे, यही प्लानिंग थी। और इसी प्लानिंग को एक लिखित दस्तावेज के रूप में इस डायरी में हर मकाम, हर पन्ने के जरिए सुशांत सिंह राजपूत बता रहे थे कि वो आने वाले दिनों में क्या करना चाहते थे। कि सोचो और नाम, स्टेक, पूंजी, लीगल टीम वगैरह के बारे में फैसला करना है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्मों और लेखकों की पहचान करनी है। और इन सारे कामों में वो पीएस का जिक्र करते हैं। पीएस यानी प्रियंका सिंह, यानी सुशांत सिंह राजपूत की बहन। डायरी के एक एक हर्फ में एक नौजवान की उम्मीदों को आप परवान चढ़ते देख सकते हैं। प्लानिंग से लेकर रणनीति पर बिल्कुल साफ सुथरी तस्वीर। दिल्ली में अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।
इतने सारे सपने थे जो एक ही झटके में खुल गए, लेकिन इन सब के बीच डायरी खुल गई है। क्या अब राज खुलेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की डायरी का जो एक्सक्लूसिव अंश आज तक को मिला है, उसमें सुशांत अपने एक सपने की बात करते हैं, और वो है एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाकर शानदार फिल्में बनाना। खास बात यह है कि उस कंपनी को चलाने के लिए सुशांत बार बार अपनी बड़ी बहन प्रियंका सिंह का नाम लिखते हैं, लेकिन कहीं रिया चक्रवर्ती का नाम भी नहीं आता। आज तक के पास सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के एक्सक्लूसिव पन्ने हैं। उन पन्नों में उनके जोश की झलक मिलती है, उनके हौसले का नया आसमान खुलता है, उनकी समझ की नई बुनियाद दिखती है, और उनसे आगे दिखता है कि कैसे वो एक साल आगे का प्लान करके बैठे थे। अपनी डायरी में सुशांत ने अपनी कंपनी, अपनी फिल्म की बात की है। उसमें कुछ किरदार भी खुलते हैं। तो आइए हम आपको एक एक करके उन सारे किरदारों से मिलवाते हैं। उनमें सबसे अहम किरदार हैं प्रियंका सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन, जिनको सुशांत प्यार से सोनू दी कहकर बुलाते थे। अपनी कंपनी के लिए डायरी में सुशांत प्रियंका के नाम का जिक्र करते हैं, और वो जिक्र पहले स्टेप के रूप में होता है। प्रियंका का नाम पहले होना बताता है कि उनकी कंपनी में बहन की भूमिका क्या होने वाली थी। उसमें दिखाया गया है कि प्रियंका किसी मेघा मेहता के साथ मिलकर काम करती, जो लीगल का काम देखती। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ उनके रिश्तों का इस डायरी में कहीं कोई जिक्र नहीं है, और न ही कंपनी की योजनाओं में कोई नाम। सुशांत के बारे में जितनी जानकारियां सामने आ रही हैं, उनमें वो अपनी बहनों के ही ज्यादा करीब दिखते हैं। अपनी डायरी में सुशांत स्टेप 2 में बड़े बड़े लेखकों और अलग अलग देशों के लेखकों की बात कर रहे हैं, जिनको वो अपने प्रोजेक्ट के लिए जोड़ना चाहते हैं। इसमें वो FTII से भी राइटर और डायरेक्टर लेना चाहते हैं, और यहाँ भी कंपनी को लीड करने के लिए प्रियंका का ही नाम है, जो PD और श्रद्धा के साथ काम करने वाली थी। यहाँ PD का मतलब फिल्मी लेखक पंकज दुबे, और श्रद्धा यानी पंकज की पत्नी है। जो आदमी एक साल पहले खूबसूरत सपनों से भरी जिंदगी से लबरेज था, वो अचानक मौत की तरफ कदम कैसे बढ़ा देगा, कैसे भयंकर अवसाद में आ जाएगा। रिया का मामला जांच के दायरे में। सुशांत की मौत का मामला भी अपने लिए इंसाफ मांग रहा है। सुशांत ने अपनी पूरी प्लानिंग में अगर किसी एक शख्स को हर जगह अहम जिम्मेदारी सौंपने की सोची थी, वो हैं प्रियंका सिंह। एक जगह वो प्रियंका का नाम काटकर संक्षेप में PS लिखते हैं, और आगे एरो बनाते हैं कि लीगल मामलों में वो मेघा के साथ काम करेंगे। वहीं PD और श्रद्धा का नाम एक बार फिर आता है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद ये पन्ने बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आखिर क्या थे। वो एक ऐसी सोच थे जो जबरदस्त उत्साह, जोश और हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। उस हौसले की कहानी को समझना है तो एक एक पन्ने को पलट कर देखिए। उस करीबी को समझना है जो परिवार के साथ था, तो एक एक पन्ने को गौर से पढ़िए। हर पन्ने पर और तमाम जगहों पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा दिल इंसान दिखेगा, जो व्यवस्थित तरीके से अपनी फिल्म की एक एक बारीकी पर नोट करता था, तैयारी करता था आने वाले वक्त के लिए, जो अपनी बहन प्रियंका से जुड़ी हुई तमाम जो जिम्मेदारियां थी उनको लिखित में सब कुछ दर्ज करना चाहता था। सुशांत सिंह राजपूत की ये डायरी गवाही देगी इस बात की कि वो एक जिंदा दिल इंसान थे, जो फिल्मी करियर को आगे ले जाने के लिए व्यवस्थित तरीके से हर मकाम में क्या कदम उठाना है, ये सब कुछ लिख कर आगे बढ़ते थे। तो फिर वही सवाल उठता है कि उन सपनों पर ग्रहण कैसे लग गए। सुशांत की डायरी खूबसूरत सपनों से भरी है, लेकिन ये सारे सपने और उन सपनों को पूरा करने के लिए बनने वाली कोर टीम रेत के महल की तरह भर भरा कर गिर गई। वो यादें जो सुशांत के परिवार और चाहने वालों को सोने नहीं देती। रिया चक्रवर्ती ने भी सुशांत की डायरी या नोटबुक के पन्ने पेश किए थे, जिसमें सुशांत रिया और उनके परिवार वालों के बेहद करीब होने का दावा कर रहे थे। वैसे रिया और सुशांत की प्रेम कहानी उनके दोस्तों में पिछले साल काफी चर्चित रही, लेकिन अब उन संबंधों की कब्र पर चुभते हुए सवालों के कांटे उग चुके हैं।
अंकिता के साथ ब्रेकअप के 2 साल बाद साल 2018 के आखिर में सुशांत और रिया की मुलाकातों का सिलसिला तेज हुआ। सुशांत और अंकिता के ब्रेकअप की खबर से रिया भी वाकिफ थी। फिर दोनों करीब आते गए, उनका रिश्ता गहराता चला गया। इसके बाद एक एक कर रिया की मां संध्या चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती और रिया का खास दोस्त सैमुअल मिरांडा भी सुशांत की जिंदगी और घर में दस्तक देने लगे। आज सुशांत की नई डायरी के पन्ने खुले हैं, जिसमें उसके सपने हैं। वहीं कुछ दिन पहले रिया ने सुशांत की नोटबुक या डायरी के उन पन्नों को खोला था जिसे उन्होंने अच्छे दिनों में लिखा था। रिया के मुताबिक ये डायरी खुद सुशांत ने लिखी थी। इनमें रिया के घर वालों के वो नाम हैं जिन नामों से सुशांत उन्हें बुलाते थे। सुशांत रिया को प्यार से बेबू बुलाते थे, रिया के भाई शौविक को लिल्लू, जबकि रिया के डैड को सर और रिया की मम्मी को मैम। शायद ये उन खुशनुमा पलों की ही बात थी जब नोटबुक में एक जगह सुशांत ने रिया और उसके घर वालों के लिए ये सब लिखा था। मैं अपनी जिंदगी में लिल्लू के प्रति आभारी हूं। मैं अपनी जिंदगी में बेबू के प्रति आभारी हूं। मैं अपनी जिंदगी में सर के प्रति आभारी हूं। मैं अपनी जिंदगी में मैम के प्रति आभारी हूं। जब मैं जमीन पर और तुम चांद पर उतरोगे तो मैसेज करूंगी। ये व्हाट्सएप चैट भी दोनों की मोहब्बत की गवाही देता है। खुद रिया ने इस चैट को दुनिया के सामने रखा है। तुम्हारा परिवार महान है, सर बहुत सही है, शौविक बहुत अच्छा है और तुम मेरी हो। आपके साथ होना मेरा सौभाग्य है। दोस्तों चीयर्स ऐसे रॉक स्टार को मेरी जिंदगी में लाने के लिए। तुम प्लीज खुश रहो, तुम ऐसे अच्छी लगती हो। अब मैं सोने की कोशिश करता हूं। सो जाओ मेरे स्वीट बॉय। जब मैं जमीन पर और तुम चांद पर उतरोगे तो मैसेज करूंगी। अच्छी नींद लो बाबा बॉय। सुशांत के चांद पर और रिया के जमीन पर उतरने के बाद मैसेज का वादा था, मगर यह वादा तो सुशांत के दूसरे जहान में जाने से पहले जमीन पर ही टूट गया था। वैसे अगर सुशांत की डायरी के नए पन्नों और रिया के दिखाए गए पन्नों की हैंडराइटिंग को मिलाएं तो दोनों एक ही शख्स की हैंडराइटिंग लगती है। बस रिया की दिखाई डायरी के पन्नों में कहीं किसी शब्द को काटा नहीं गया है। दिल्ली में अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत की मौत का राज और उसकी जांच कई दिशाओं में बटी हुई है, लेकिन इस बीच परिवार ने अपना दर्द एक चिट्ठी के जरिए बयां किया है। चिट्ठी में इशारा किया गया है कि मुंबई में सुशांत हनी ट्रैप गैंग का शिकार हो गए। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। फिराक जलालपुरी की शायरी के जरिए एक परिवार न्याय की जंग में आ रही मुश्किलों का दर्द बयां कर रहा है। एक पिता और 4 बहनें अपने दुलारे सुशांत के लिए इंसाफ चाहते हैं। परिवार का दर्द एक 9 पेज की चिट्ठी के जरिए बाहर आया है, जिसमें उन्होंने बेटे को हनी ट्रैप के शिकंजे में फंसाने का आरोप लगाया है। परिवार के सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतते न बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई, सो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। परिवार को डर है कि महंगे वकीलों और कानून की पेचीदगियों से न्याय की हत्या करने की तैयारी है। परिवार को कहते हैं तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं। परिवार जिसमें बूढ़ा बाप है, सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है उसे। एक एक कर सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है।
घर के सदस्यों पर आरोप प्रत्यारोप होने लगते हैं। जानी मानी ब्रांडेड पीआर कंपनियां और बड़े बड़े वकील कानून की लड़ाई में उतर आते हैं। उन्हें धमकियां दी जाने लगती हैं, लेकिन ये परिवार हिम्मत नहीं हारता है और मजबूती और हौसले के साथ लड़ाई के मैदान में डटा रहता है। ऐसा 9 पन्नों के इस रिलीज में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने अपना दुख और दर्द बयां किया है। तमाम साजिशों के आरोपों के बीच परिवार के वकील को पूरे मामले में सबसे संदिग्ध आदमी सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी लग रहा है। पिठानी ही वो शख्स था जिसने सुशांत को सबसे पहले फांसी के फंदे पर लटके देखा था। पिठानी ने ही पंखे से लटक रहे शव को उतारा था। कल सुप्रीम कोर्ट में भी परिवार ने आरोप लगाया था कि सुशांत की बहन जब घर पहुंचने वाली थी तो उससे पहले सुशांत के शव को क्यों उतारा गया, कमरे की चाबी बनाने वाले को तुरंत क्यों भेज दिया गया। जब उस चाबी वाले के सामने नहीं खोलना चाहते थे तो आप कम से कम बहन के आने के बाद खोलते। चलो आपने खोल भी दिया कि शायद कोई इमरजेंसी हो। जब खोला और देखा कि लटक रहा है सुशांत सिंह राजपूत और मर चुका है ऑलरेडी, तो फिर उसको उतारने की क्या जरूरत थी। वेट कर लेते बहन के सामने, बहन देख भी लेती इस हालत में, तो वो भी नहीं, आपने जल्दी से उतार के बॉडी को लेटा दिया। तीसरी बात, जो निशान उसके गले पे आई है, जो मेरे को परिवार वालों ने फोटो दिखाया है, वो निशान एक बेल्ट का लगता है, वो निशान कपड़े का नहीं लगता, क्योंकि कपड़े जिस तरह के कपड़े से उन्होंने क्लेम किया है उसने फांसी लगाई है, उस कपड़े से कोई वैसा निशान नहीं। सारे फैसले रिया ले रही थी, चाहे वो उसके बिजनेस से जुड़ा हो या फिर प्रोजेक्ट से जुड़ा। साफ है सुशांत केस में कई ट्विस्ट हैं और हर रोज हो रहे नए खुलासे मौत की मिस्ट्री को और पेचीदा बना रहे हैं। फरीदाबाद से सत्येंद्र जैन, दिल्ली से मुनीश पांडे और अंजना ओम कश्यप के साथ मुंबई से दिव्येश सिंह, आज तक। डायरी खुल गई, लेकिन क्या अब राज खुलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच जांच भी जारी है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को लेकर महाराष्ट्र से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जिन्हें सुशांत का अपमान माना जा रहा है। संजय राउत के बाद शरद पवार ने इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने मौत पर दुख जताया है, लेकिन यह भी कहा है कि उनकी नजर में यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। इससे पहले संजय राउत के बयान पर सुशांत के परिवार ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। साठ दिन बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर किसी एक थ्योरी पर यकीन नहीं किया जा रहा है। मुंबई पुलिस की सुसाइड थ्योरी को परिवार पहले ही खारिज कर चुका है। इस बीच सियासत में परिवार पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की 2 शादियों को लेकर बयान देने वाले शिवसेना नेता संजय राउत अब अपने ही बयान में घिर गए हैं। सुशांत के चचेरे भाई ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। संजय राउत को नोटिस की परवाह नहीं है, लेकिन परिवार सवाल उठा रहा है कि सांसद पद पर बैठे संजय राउत ने इतना गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील बयान क्यों दिया। संजय राउत अब कह रहे हैं कि उन्होंने जानकारी के आधार पर बयान दिया। मुझे लगता है कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ। जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जानकारी को कोई बयान नहीं है। वो 2 शादी वाले पे आक्षेप। देखिए, आप बार वो बात मत करिए। हाँ, आप क्या करना चाहते हैं? उसी आधार पर नोटिस बोल रहे हैं। देखिए, वो हम देखेंगे, परिवार और हम देखेंगे जी। हाँ, और आपको मीडिया को उसमें बीच में आने की जरूरत नहीं है। कि जिस तरह का वो एक फुहर वाला बयान दे रहे हैं, एक संवेदनशील मैटर में एक फुहर पनी कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, एक अखबार की एडिटर है, और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए। उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। इतना मैंने आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सराह रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का मैंने शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफी निंदनीय है। और जरूरत पड़ी तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। इस बीच एनसीपी नेता शरद पवार ने भी सुशांत केस को लेकर बयान दिया है। पवार ने जहां एक तरफ मुंबई पुलिस पर भरोसा जताया, वहीं सीबीआई जांच की मांग पर भी ऐतराज नहीं किया, लेकिन कहा इस मामले को कुछ ज्यादा ही तूल दिया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस
याला गेले 50 वर्ष मी ओळखतो आणि माझा पूर्ण विश्वास पोलीस फोर्सवर आहे. त्यावर कोणी काय आरोप केले वगैरे ह्याच्यावर मी खोला जाऊ इच्छित आहे. माझ्या दृष्टीने हा विषय तितका महत्त्वाचा नाही. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्या केली तर निश्चित आपल्याला दुःख होतं, पण त्याची चर्चा ज्या पद्धतीने आज होते त्याच्याबद्दल मला थोडं आश्चर्य वाटतं. महाराष्ट्र में जो गृह मंत्रालय है वो एनसीपी के पास है और एनसीपी के नेता चाहे पवार साहब हों कि वो कहते हैं इसको मैं महत्व नहीं देता. माजिद मेनन जिस तरह का अपमान कर रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में माजिद मेनन का ये कहना कि वो उतने मशहूर नहीं थे, तो माजिद मेनन से तो कई लाख गुना ज़्यादा मशहूर सुशांत सिंह राजपूत थे. नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में माजिद मेनन बयान देकर मशहूर होने के लिए बयान दे रहे हैं. महाराष्ट्र अघाड़ी की सरकार में शरद पवार की एनसीपी बड़े भाई की भूमिका में है. उसके एक और नेता माजिद मेमन को भी सुशांत पर मीडिया के सवाल रास नहीं आए. उन्होंने कहा कि सुशांत जीते जी उतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितना मौत के बाद. अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुशांत केस की सुनवाई है. उसके बाद ये तय होगा कि बिहार में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर होगा या फिर सीबीआई मामले की जांच करेगी. कमलेश सुतार के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक. एक तरफ जहां सुशांत की मौत पर सियासत जारी है तो वहीं दूसरी ओर 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने है. बिहार के डीजीपी ने इशारों में कहा है कि मुंबई पर कलंक लग चुका है. उन्होंने कहा है कि पूरे देश को लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है. सुशांत का चरित्र हनन भी तो हो रहा है. उनको ड्रग एडिक्ट बताया गया, शराबी बताया गया, नशे में रहते थे, मानसिक रूप से बीमार थे, पागल हो गए थे, बहुत तरह की बातें कही गई. तो सुशांत का चरित्र हनन हो रहा है, उनके पिता का चरित्र हनन हो रहा है. बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है. मुझे भी टारगेट करके तथ्यहीन बातें कही गई. तो मैं किसी भी राजनेता की बातों का जवाब देना उचित नहीं समझता. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी तक जो बातें हुई हैं, जिस घटनाक्रम को पूरे देश ने देखा है, उसके कारण लोगों के मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हुई हैं और ये शंकाएं बहुत गहरी हो गई हैं और गहरी होती जा रही हैं. खास करके आज हमारे 5 अधिकारियों पर एफआईआर करने का समाचार भी आया है. तो ये मैं देख रहा हूं, पूरा देश देख रहा है. मुंबई पुलिस के लिए ये शुभ नहीं है. उनको सामने आकर के खुद बोलना चाहिए कि सीबीआई इसकी जांच कर ले. हम पर अगर विश्वास नहीं है तो बिहार पुलिस को करने नहीं दिया और हम पर लोगों का विश्वास नहीं है, जनता का विश्वास नहीं है, सुशांत के परिवार का विश्वास नहीं है, मीडिया का विश्वास नहीं है, तो हम खुशी खुशी इसको सीबीआई को देने को तैयार है. मैं जानता हूं उनके लिए मुश्किल है, उनको परमिशन लेना पड़ेगा इतना बोलने के लिए, लेकिन उनको सलाह मशवरा करके ये बात बोलनी चाहिए. इससे मुंबई पुलिस की इज्जत बढ़ जाएगी और लोगों को लगेगा मुंबई पुलिस का अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है. नहीं, जितना इसको ढकने की, तोपने की कोशिश करेंगे, कवरअप करने की कोशिश करेंगे, इस जिद पर लड़ेंगे कि हम सीबीआई को नहीं करने देंगे, बिहार पुलिस को नहीं करने देंगे, जो करेंगे हम खुद ही करेंगे, तो उनके माथे का ये कलंक मिटने वाला नहीं है. एक केस होता है यहाँ से इन्वेस्टिगेशन की टीम जाती है, उसको सहयोग नहीं किया जाता है. बड़ी मुश्किल से एक न एक डीसीपी से मिल पाते हैं लोग, फिर उनको किस तरह से धक्का दिया जाता है और गाड़ी में लाद कर उनको कैदी की तरह वहाँ से हटाया जाता है. इसको पूरे देश ने देखा है. उसके बाद हम बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक आईपीएस ऑफिसर को भेजते हैं. किस तरह उसको कैदी की तरह रात में, मध्य रात में क्वारंटीन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते. तो ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जब आती हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रतिकूल टिप्पणी करता है, उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से उनको छोड़ा जाता है. उसके बाद ये टिप्पणी भी आती है बीएमसी के अधिकारियों, सीबीआई के लोग आएंगे, उनको भी क्वारंटीन कर देंगे. और उसके बाद हमारे जो इन्वेस्टिगेशन करने पदाधिकारी गए थे उनके बारे में सूचना आती है, उनके बारे में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, केस कर लिया गया मुंबई में कि ये सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने आए थे. बताइए किस सरकारी काम में बाधा पहुंचाया उन्होंने? किस अधिकारी के गाड़ी के सामने लेट गए, कहां धरना कर दिया, कहां प्रदर्शन कर दिया, किसके कार्यालय में घुस करके तोड़फाड़ कर दिया, किस पदाधिकारी के साथ अपमानजनक व्यवहार कर दिया, किस तरह से उन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया. तो ये पूरा देश जो देख रहा है, इससे मुंबई पुलिस की छवि बहुत खराब हो रही है. इसलिए मैंने सलाह दिया मुंबई पुलिस को कि उनको सामने आकर के
और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, मतलब कह देना चाहिए कि सीबीआई करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम खुशी खुशी सीबीआई का सहयोग करेंगे। जब तक इस बात पर, इस जिद पर वो अड़े रहेंगे कि हम ही करेंगे, न बिहार पुलिस को करने देंगे न सीबीआई को करेंगे, जो करेंगे वो हम करेंगे, तो इससे उनकी छवि और भी धूमिल होगी। शक की सुई बहुत गहरी हो गई है और पूरे देश को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि बिहार बनाम महाराष्ट्र नहीं है, मैं बता रहा हूं महाराष्ट्र से हमको इतने फोन आए हैं। एक टैक्सी ड्राइवर जो मराठा है, वो हम हमारे पास सब, आप बोलिएगा हम आपको उसका प्रिंट आउट भेज देंगे पूरा। वो लिखता है कि बिहार पुलिस के साथ जो हो रहा है बहुत दुखद है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास एक टैक्सी है, मैं फ्री में अपनी टैक्सी आपको देने के लिए तैयार हूं। आपके लोग क्यों यहाँ पर ऑटो में घूम रहे हैं, क्यों ऑटो रिक्शा में घूम रहे हैं? और एक मराठा भाई वहां से लिखते हैं कि मेरी बहुत बड़ी कोठी है, मैं फ्री दे दूंगा, आपके लोग 20 आदमी टीम रहना है यहाँ रहे, उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करूंगा, जरूरत होगी उनके गाड़ी के लिए भी व्यवस्था करूंगा। ये बिहारी लोग नहीं, ये मराठा के लोग हैं। महाराष्ट्र के सारे लोगों को भी इस बात की तकलीफ है। ये तो वहां के लोग इसको चाहते हैं कि महाराष्ट्र वर्सेस बिहार बना दे। वो सुशांत के मरने का, उसकी मौत का दुख महाराष्ट्र के लोगों को भी उतना ही है जितना बिहार के लोगों को है, पूरे देश को है। इस बीच आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने सिद्धार्थ पिठानी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सिद्धार्थ पहले परिवार की मदद कर रहा था, लेकिन अब रिया के साथ खड़ा हो गया है। विकास सिंह ने कहा है कि वो बेहद चालाक क्रिमिनल है। डिप्रेशन का इलाज उनको चल रहा था, क्योंकि मेरे सामने डॉक्टर आते थे, मिलते थे। जब भी सुशांत वो खाना खाते थे, हम लोग जाके उनको बोल में दवाई वगैरह दे देते। वो अपने रूम में जाके लॉक कर लिया, फिर हम वी स्टार्टेड नॉकिंग। बहुत देर नॉक करा। सिद्धार्थ पिठानी यानी वो शख्स जो उस आखिरी रात भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ था, जिसकी अगली सुबह सुशांत की मौत हो गई। सिद्धार्थ पिठानी यानी वो शख्स जिसने चाबी वाले को बुलवाकर सुशांत के कमरे का दरवाजा खुलवाया और फिर उसने ही सुशांत के शव को देखा। मुंबई पुलिस की जांच में सिद्धार्थ पिठानी शक के दायरे से बाहर था। बिहार पुलिस की एफआईआर में भी सिद्धार्थ पिठानी का नाम नहीं है, लेकिन सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा है कि सिद्धार्थ पिठानी इस केस का बेहद संदिग्ध किरदार है। विकास सिंह ने सिद्धार्थ को शातिर अपराधी भी करार दे दिया है। सिद्धार्थ पिठानी तो सबसे सस्पिशियस है। उसी ने रूम का कमरा खोला, चाबी वाले को बुला करके, बहन का इंतजार नहीं किया, बॉडी को उसी ने उतारा। लेकिन उसने होशियारी बहुत की, क्योंकि बहुत शातिर, क्रिमिनल भी बहुत शातिर होते हैं। उसने होशियारी ये की कि परिवार से बात करता रहा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो गया, और परिवार को सांत्वना देता रहा एज इफ कि वो रिया के खिलाफ है और परिवार को मदद करना चाहता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए। जैसा ही एफआईआर दर्ज हुआ, जब रिया एक नामजद अक्यूज हो गई एफआईआर में, उसके बाद उसने मेल लिखा है पुलिस स्टेशन को और कॉपी रिया को मार्क किया है। इस आधार पर विकास सिंह को सिद्धार्थ पिठानी पर शक है। उनके मुताबिक जिस दिन सुशांत की मौत हुई, उस दिन भी उसकी हरकतें संदिग्ध थीं। उसने चाबी वाले को बुलवाया और फिर ताला खुलने के बाद उसने चाबी वाले को पहले बाहर तक छोड़ा और फिर दरवाजा खोला। यही नहीं, उसने सुशांत की बहन को फोन तो कर दिया, लेकिन उसके आने से पहले ही सुशांत की बॉडी को कथित तौर पर नीचे उतार लिया। चाबी वाले के सामने नहीं खोलना चाहते थे तो आप कम से कम बहन के आने के बाद खोलते। चलो आपने खोल भी दिया कि शायद कोई इमरजेंसी हो। जब खोला और देखा कि लटक रहा है सुशांत सिंह राजपूत और मर चुका है ऑलरेडी, तो फिर उसको उतारने की क्या जरूरत थी? वेट कर लेते बहन के सामने, बहन देख भी लेती इस हालत में, तो वो भी नहीं, आपने जल्दी से उतार के बॉडी को लेटा दिया। तीसरी बात, जो निशान उसके गले पे आई है, जो मेरे को परिवार वालों ने फोटो दिखाया है, वो निशान एक बेल्ट का लगता है, वो निशान कपड़े का नहीं लगता, क्योंकि कपड़े जिस तरह के कपड़े से उन्होंने क्लेम किया है उसने फांसी लगाई है, उस कपड़े से कोई वैसा निशान नहीं पड़ेगा, वो पूरे गर्दन पे आएगा। सिद्धार्थ पिठानी से आज तक ने खास बातचीत की थी। इस बातचीत में सिद्धार्थ ने बताया था कि 14 जून की सुबह सुशांत के कुक केशव ने बताया कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। उस दिन रात को जब मैं अपना काम खत्म करके ऊपर आया सोने, तो उसी वक्त 12:30-1 बजे के आसपास सुशांत मेरे रूम में आते हैं और मुझे पूछा उन्होंने कि तुम सोए नहीं अभी तक। तो मैं बोला सर अभी जस्ट फिनिश करके मैं ऊपर आया हूँ, आप क्यों नहीं सो रहे हो? जनरली इट्स द टाइम वेयर ही इज ऑलवेज अस्लीप। देन ही टोल्ड मी, मेरी नींद खुली
कोई बात नहीं, मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जा करके मैं उनको उनके रूम में छोड़ा। बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाजा। ऐसे करके हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड, सो वी कॉल्ड फॉर हेल्प टू ओपन द डोर। सिद्धार्थ पिठानी से मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है। वहीं ईडी ने उसे सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया और करीब 14 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि ये पूछताछ ज्यादातर पैसों के लेन देन को लेकर हुई। मसलन सुशांत तुम्हें सैलरी देता था या नहीं, या फिर रिया ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी और उसके बारे में वो क्या जानता है। वहीं सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह के मुताबिक अगर सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई तो सारा सच सामने आ सकता है। आज तक ब्यूरो। आदित्य ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र में नया विवाद छिड़ गया है। आदित्य को पद्म पुरस्कार के लिए नामों की सिफारिश करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस खबर के बाद बीजेपी ने जहां इसका विरोध किया, वहीं शरद पवार भी नाराज बताए जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे को पद्म पुरस्कारों के लिए नामों की सिफारिश करने वाली समिति का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दल बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर ने न केवल आदित्य की उम्र और बतौर मंत्री तजुर्बे को लेकर सवाल उठाए हैं, बल्कि ये भी कहा कि सुशांत केस में एक वकील ने उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में लिया है, ऐसे में उन्हें इस पद पर नियुक्त करना सही नहीं होगा। आदित्य ने इस केस में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। वहीं सीएम दफ्तर के सूत्रों की माने तो आदित्य ठाकरे को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि प्रोटोकॉल विभाग उनके पास है। बताया जा रहा है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी इस फैसले से हैरान है। सूत्रों की माने तो उन्होंने शिवसेना से कहा है कि अच्छा होता कि अगर कैबिनेट का कोई वरिष्ठ सदस्य इस समिति का अध्यक्ष होता। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।